हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 प्रैक्टिस सेट 1 जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जिससे आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है इस प्रैक्टिस सेट से आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इकोनॉमिक्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए 17 प्रैक्टिस सेट सिर्फ 151 रुपीज़ में दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको 2000 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में एक्सप्रेशन के साथ दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन से मिलाकर बनाए गए हैं। पहला सवाल है, भारत में कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है कच्चे माल की कमी, श्रमिक समस्या, परिवहन समस्या या ऑप्शन डी है कुप्रबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल कारक आय का योग क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एनएनपी, जीएनपी, जीटीसी या ऑप्शन डी है एनडीपी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीएनपी इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय का योग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, शिशु मृत्यु दर में शिशु की अधिकतम आयु कितनी होती है? 1 माह, 6 माह, 12 माह या ऑप्शन डी है 60 माह। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12 माह। जो आपका IMR जो बच्चे की मृत्यु दर निकालती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो IMR इक्वल टू एक वर्ष में शिशुओं की मौत की संख्या बाई एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या इंटू 1000 से आपके मल्टीप्लाई होता है, तो जाकर आपका जो इन्फेंट मोर्लिटी रेट होती है उसको निकाला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 4 है, उत्पतन सिद्धांत में प्रतिपादित किसने किया? पहला ऑप्शन है मिर्दल, टुलू रोस्टो ने, रोज स्टीन रोडर ने या ऑप्शन डी है रैग्नर नॉक्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में किस एक उल्लेख को रोस्टो ने नहीं किया था? ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं किया है बताना है। पहला ऑप्शन है परंपरागत समाज की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था या ऑप्शन डी है अधिक उपभोग की अवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा कि रोस्टो ने अपने पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ में 5 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें आपका एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था इसे शामिल नहीं किया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न संतुलन पास की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी? पहला ऑप्शन है हैरड, डोमर, नेल्सन या ऑप्शन डी है कुजनेट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेल्सन। क्वेश्चन नंबर 7 है, संतुलित समृद्धि सिद्धांत का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है WLयूस ने, ऑप्शन बी है रोस्टो एस्ट्रीटन या ऑप्शन डी है आर नर्क्स से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, जिसमें आपको सही मिलान करना है। एक साइड आपको क्रांति न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, आपको सही मिलान करना है। तो चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। बात की जाए क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, तो आपको पता होगा लिविस्टन ने इसका सिद्धांत दिया था। वही बात की जाए असीमित श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास, तो इसका सिद्धांत आपके लेविस साहब ने दिया था। वही बात की जाए सतत विकास सिद्धांत, जो कि आपके क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, सतत विकास सिद्धांत हैरड तथा डोमर ने जिसका सिद्धांत दिया था। वही बात की जाए पूर्ण रोजगार संतुलन का
स्वान यू तो आपके जॉन रोबिन्सन दिए होंगे, आपको अच्छे से पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मिलान करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 2413। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा का महासचिव, वित्त मंत्रालय का सचिव, योजना आयोग का सचिव, या ऑप्शन डी है योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, आपको बताना है कि नवी योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1966 में, 1 अप्रैल 1966, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सेम है, इसे ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1997 या ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 1998। यहाँ पर 1900 में 65 कर देता हूँ। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1997 को हुई थी, जिसका समापन 31 मार्च 2002 को हुआ था समापन। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1969 में, 1966, 1968 या ऑप्शन डी है 1962। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में स्टार्ट की गई थी, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अर्थशास्त्री का आर्थिक विकास मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया? पहला ऑप्शन है महालनोबिस, ऑप्शन बी है डोमर, या ऑप्शन सी स्मिथ, या ऑप्शन डी है मिर्दल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महालनोबिस। प्रोफेसर महालनोबिस का आर्थिक विकास मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1956 के करीब किया गया था, इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, लेकिन उससे पहले उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर आप चाहते हो डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाए इकोनॉमिक्स पेपर 2 का, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा सके इकोनॉमिक्स पेपर 2 का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संगम योजना का क्या उद्देश्य था? पहला ऑप्शन है गंगा नदी को स्वच्छ करना, सेकंड ऑप्शन है इलाहाबाद को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना, थर्ड ऑप्शन है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि, या ऑप्शन डी है बाल श्रमिकों को दशा में सुधार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना था, जिसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। इसे भी डेट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशनकर्ता कौन है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बल आकस्मिक कोष। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव विकास जो आपका रिपोर्ट है वो किसे क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यूएनडीपी, इसे याद रखिएगा, यूएनडीपी के नाम से, जो कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशनकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर का संकल्पना किसने दिया था? पहला ऑप्शन है सी एच हडिगटन, राजा चेलिया, राजा कृष्ण, या ऑप्शन डी है सी राजगोपालचारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि गरीबी के दुष्चक्र के मांग पक्ष के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? आपको इन 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन को टिक आउट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। एक सर्किल बनता है, ठीक है? ये वीडियो काफ़ी मतलब बना नहीं पाऊँगा सर्किल। सबसे पहले जो आपका होता है निम्न आय होता है, ठीक है? याद रखिएगा, निम्न आय होता है। उसके बाद जो होती है आपका निम्न माँग होती है। एक सर्किल में ऐसे सर्किल चलते रहता है, ठीक है? जो कि आपके गरीबी के दुष्चक्र को इस सर्किल के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। अगर आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा तो आपको आसानी से इसका आंसर बता सकते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है,
कागजी स्वर्ण का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है यूरो, डॉलर, विशेष आहार अधिकार या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक मुद्रा पत्र है जो कि किसी भी देश के बीच किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए आविष्कार किया जाता है। इस स्टार्ट कब हुआ था? तो 1970 से इसे स्टार्ट किया गया था, इसे भी आप याद रखना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। विश्व बैंक को किस नाम से और जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस सवाल विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, इस सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसकी स्थापना आपकी 1945 में की गई थी और 1946 से इसमें काम करना स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है BIS का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ऑप्शन बी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट या ऑप्शन सी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा कि BIS का अर्थ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दोनों अर्थ होता है। ये सवाल आपके इकोनॉमिक्स पेपर 2 का मध्य प्रदेश का पूछा हुआ सवाल है 2022 का। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश का व्यापार संतुलन किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है भुगतान संतुलन, ऑप्शन बी है भुगतान संतुलन प्लस शुद्ध अदृश्य वस्तुएं, भुगतान संतुलन माइनस शुद्ध अदृश्य वस्तुएं या ऑप्शन डी निर्यात माइनस आयात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक देश के व्यापार संतुलन का संबंध केवल सिर्फ दृश्य वस्तुओं के निर्यात मूल्य एवं आयात मूल्य से होता है। व्यापार शेष निर्यात एवं आयात मूल्य के अंतर का मात्र माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक देश का मुद्रा के वाह मूल्य के बाजार में द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला समायोजन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अवमूल्यन, अधिमूल्यन, विनिमय ह्रास या ऑप्शन डी है विनिमय प्रसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा कि एक देश की मुद्रा की ब्रह्म मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाली समायोजन जो है वो विनिमय प्रसार कहलाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विनिमय दरों को उच्च रखने टाकने का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है मुद्रा का अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा का अवमूल्यन या ऑप्शन डी है निर्यात बढ़ाना। किसी भी देश का विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ होता है अधिमूल्यन और विनिमय दर को नीचा रखने का अर्थ है अवमूल्यन। जब सरकारी मशीनों के द्वारा मुद्रा को मूल्य को ऊंचा रखा जाता है तो उसे अधिमूल्यन कहा जाता है, जो कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 और आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है कि नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए नीति क्या है? पहला ऑप्शन है मुक्त व्यापार, निर्माण संचालन हस्तांतरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र या ऑप्शन डी है शिशु उद्योग तर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा 6 अप्रैल 1948 में इसे स्टार्ट किया गया था। इस डेट को भी याद रखिएगा क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में इसका डेट भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 24 और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन है सापेक्षिक लागत में अंतर, निर्यात की आवश्यकता, लागत में समान अंतर या ऑप्शन डी है वस्तुओं का अभाव। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जब दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण सापेक्षिक लागत में अंतर माना जाता है। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का टोटल आपके आज के वीडियो में टोटल 24 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप इस प्रैक्टिस सेट से खुद को जज कर सकते हो कि आपकी तैयारी एग्जाम में कैसी है। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 151 में
17 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जिसमें के अंदर आपको 2000 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।